नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहेगा सिलेबस के ऊपर। ठीक है, जैसा मैंने वादा करा था आपका कि जैसे रीट थर्ड ग्रेड मेंस का नोटिफिकेशन आया था, चाहे L1 की बात करें या L2 की बात करें, दोनों के लिए मैंने बताया था कि आपका जो सिलेबस है उसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जिससे आपको परेशानी ना हो, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, आपको ओनली सिलेबस जब देखना हो तब आप सिलेबस का ही वीडियो चलाए। ठीक है, आपको पूरा वो नोटिफिकेशन वाला वीडियो ओपन करने की जरूरत नहीं है, जिससे आपका टाइम खराब भी ना हो। ठीक है, चाहे L1 की बात करें जिसका कॉमन सिलेबस रहता है, ठीक है, जिसका मैंने वीडियो बना दिया है और जल्दी आपके प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, और उसका जो लिंक है आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। अब बात करेंगे आज का जो नोटिफिकेशन रहने वाला है आपके लेवल 2 यानी कक्षा 6 से लेके 8 तक का। उसमें आपको जो जो सब्जेक्ट डिवाइडेशन है, ठीक है, उनके सिलेबस के लिए भी बिल्कुल अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उनके लिए भी मैं मिक्सअप नहीं करूंगा। ठीक है, आपकी दो सब्जेक्ट पहले आएंगी, हिंदी और संस्कृत। ठीक है, हिंदी और संस्कृत का आपका कंबाइंड आपका वीडियो रहेगा जिसमें दोनों का सिलेबस एक साथ रहेगा। ठीक है, सेकंड आपका रहेगा इसका इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश के बाद में आपका दो नेक्स्ट जो रहेगा साइंस मैथ का रहेगा और उसके बाद में आपका सोशल स्टडीज यानी सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, अब दोस्तों मेन नोटिफिकेशन में जब आपने देखा था, अगर मैंने बताया भी था और किसी ने देखा हो, गौर करा हो, तो आपको पता होगा कि वहां पे जो सिलेबस था वो ओनली साइंस का ही था, मैथ का वहां पे क्लैरिफिकेशन नहीं करा था। साथ में जो पदों का वर्गीकरण था, ठीक है, उनमें भी काफी चीजें नहीं देखने को मिली थी। तो दोस्तों RSSB यानी RSMSSB राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने उस चीज को अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, अपडेट करा है। तो दोस्तों उसके बाद जब अलग से सिलेबस बनाऊंगा, है ना, और वीडियो आपके सामने लाऊंगा, तो वो साइंस मैथ का भी अलग बिल्कुल हो जाएगा। जो वहां पे कमी थी उसको भी वहां पे आपको क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले और सिलेबस को पूरा आपको क्लैरिफिकेशन करने से पहले, जो स्टूडेंट अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं, ठीक है, वो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। और साथ में जो कैंडिडेट और स्टूडेंट हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल पे पहली बार आए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराओ, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और साथ में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। सब तरह के आपके नोटिफिकेशन और अपडेट वहां पे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ज्यादा देर करते ना हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप, आपका जो सिलेबस है, ठीक है, L2 का क्लास 6 से लेकर 8 तक, उसमें आपको सारी चीजें बताऊंगा। सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे जो पदों का वर्गीकरण है कि किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी पोस्ट आपके हैं, ये मैं प्रत्येक जब सिलेबस का वीडियो बनाऊंगा साथ के साथ यही बताता चलूंगा कि कितनी पोस्ट आपके सब्जेक्ट में है। ठीक है, सामने आप देख सकते हो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, आपका यहाँ पे लेवल 2 रहने वाला है, कक्षा 6 से लेकर 8 तक है और सीधी भर्ती 2025 की है। ठीक है, इतना पता लग गया। ठीक है, अब इसमें दोस्तों आपका यहाँ पे पदों का वर्गीकरण है वो कुछ इस प्रकार रहेगा। ठीक है, पदों का वर्गीकरण वर्गीकरण आपका कुछ इस प्रकार रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट वाइज है, सब्जेक्ट वाइज इस तरह से आपका डिवाइडेशन है। ठीक है, आप देख सकते हो आपकी जो वैकेंसी है, ठीक है, मैंने पहले भी आपको क्लियर करा है, आपकी जो वैकेंसी है वो संस्कृत शिक्षा विभाग से निकली हुई है, ना कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग से। ठीक है, इसलिए ही कारण यही है कि जो सबसे कम वैकेंसी 15-20 सालों में आई है वो इसी कारण से आई है, क्योंकि हालांकि सीटें खाली है और अभी डीपीसी होना बाकी है। उसके बाद में ये मान के चलिए कम से कम 25-30 हजार से जो वैकेंसी है वो निकलने वाली थी, पर जल्द ही नोटिफिकेशन निकल गया। इस कारण से जो संस्कृत शिक्षा विभाग में जो आपकी वैकेंट सीट थी उन्हीं के ही संदर्भ में और जो अभ्यर्थना मिली थी बोर्ड को, उन्होंने वही वैकेंसी आपके सामने रखी है। तो दोस्तों आपके यहाँ पे संस्कृत शिक्षा विभाग की यहाँ पे ये जो सब तरीके की जो पोस्ट है उसके बारे में है। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे सब्जेक्ट में अप्लाई करोगे, जो भी स्टूडेंट और टीचर बनेंगे, वो आपकी जो पोस्टिंग होगी संस्कृत वाली स्कूल जितनी भी होगी उनमें आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, क्लियर है आपको। यहाँ पे पहले बात करेंगे आपका उच्च प्राथमिक विद्यालय अपर प्राइमरी स्कूल। ठीक है, वहां पे आपका जो संस्कृत सब्जेक्ट है उसकी बात करेंगे। उसमें दोस्तों यहाँ पे गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी, अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी की। ठीक है, जिसमें आपको 319 सीट देखने को मिलेगी। वहीं पे आपको अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी की यहाँ पे 70 सीट देखने को मिलेगी। इसके बाद में हिंदी सब्जेक्ट की बात करते हैं। हिंदी सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे नॉन टीएसपी की बात करेंगे। सबसे पहले नॉन टीएसपी की जो पोस्ट है यहाँ पे 156 देखने को मिलेगी। वहीं पे अनुसूचित क्षेत्र की जो आपको पोस्ट है वो यहाँ पे मात्र 18 देखने को मिलेगी। और इसके बाद में बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट में जो आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है, इसमें जो आपकी पोस्ट आई है वो आई है आपकी 202 वैकेंसी। ठीक है, इसके बाद में नॉन टीएसपी की बात करें, नॉन टीएसपी के अलावा जो टीएसपी है उसमें 19
ओके। इसके बाद में आपका सामाजिक विज्ञान आ जाता है, सोशल स्टडीज आ जाती है, उसमें आपके नॉन टीएसपी में जो सीटें हैं मिल रही है आपको वो 272 वैकेंसी आ रही है, ठीक है। और आपके टीएसपी क्षेत्र के अंतर्गत कितनी आई है, 24 आई है, ठीक है। ये आपकी पदों का वर्गीकरण है। लास्ट आता है आपका साइंस मैथ का, गणित विज्ञान का, ठीक है, जिसमें आपका जो नॉन टीएसपी क्षेत्र है उसमें आपको जो पोस्ट देखने को मिलेगी वो है 970, जो अब तक की सबसे ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है। वहीं पे टीएसपी एरिया में आपके यहाँ पे 73 वैकेंसी है। तो दोस्तों सभी सब्जेक्ट की जो आपकी पोस्ट है, ठीक है, उनको मिलाते हैं तो आपका जो टोटल पोस्ट हो जाती है 2123 पोस्ट, ठीक है। आपके 2123 पोस्ट, ये आपका टोटल पोस्ट है, ठीक है। टोटल पोस्ट यहाँ पे आपको कितनी मिलेगी, टोटल पोस्ट आपकी रहने वाली है इसमें आपके 2123 पोस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। अब जो शुरू में आपका जो सिलेबस, जो आज का जो वीडियो रहने वाला है उसमें संस्कृत और हिंदी इन दो सब्जेक्ट के बारे में जो सिलेबस है उसके बारे में बात कर लेंगे कि क्या कौन कौन से आपके सब्जेक्ट है और उसमें क्या क्या सब टॉपिक है, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं आपके सिलेबस की। तो दोस्तों सिलेबस को शुरू करने से पहले जो आपकी एग्जाम स्कीम है, परीक्षा का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है उस पर नजर देख लेते हैं। तो दोस्तों आपका चाहे सब्जेक्ट कोई सी भी हो आपकी, ठीक है, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, ठीक है, इंग्लिश हो, गणित साइंस में तो या फिर सोशल स्टडीज हो, उसमें आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम रहेगा। और वो सेम कैसे रहेगा आपका, इसमें आप 300 मार्क्स का आपका पेपर लगेगा, ठीक है। आपकी जो पेपर रहेगा वो 300 मार्क्स का रहेगा। आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके प्रश्न पत्र रहेंगे, 300 मार्क्स रहेगा। और जो आपको टाइम मिलेगा, जो समय मिलेगा वो 2 घंटे 30 मिनट का रहेगा, यानी 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। जो कितने क्वेश्चन के लिए, टोटल 150 क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा, जिसके में कितने मार्क्स होंगे, 300 मार्क्स होंगे। तो दोस्तों ये आपका एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। नेगेटिव की मार्किंग की बात करते हैं तो आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रहने वाली है, ठीक है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो दोस्तों एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरह से रहेगा आपका, ठीक है। अब बात करेंगे आपके सब्जेक्ट की, हिंदी और इंग्लिश की, ठीक है। हिंदी इंग्लिश की बात करेंगे आपकी, ये आपका सिलेबस आ गया, ठीक है। सिलेबस आपका जो आपकी लेवल 2 है, ठीक है, कक्षा 6 से लेकर 8 तक उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब इसमें कौन से पोर्शन है ना जो कॉमन होते हैं, सभी सब्जेक्ट में कॉमन आएंगे आपके, उस पर भी नजर देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपका क्या आएगा, यहाँ पे पहला पॉइंट आता है आपके, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट आपको दिखाई देंगे। आपका राजस्थान का भौगोलिक यानी ज्योग्राफी, उसके बाद में ऐतिहासिक यानी हिस्ट्री, उसके बाद में सांस्कृतिक ज्ञान यानी आपका आर्ट एंड कल्चर, और उसके बाद में आपकी राजस्थानी भाषा, ठीक है, यानी राजस्थानी जो लैंग्वेज है उसके बारे में। ये जो आपके 4 पार्ट है, 4 पार्ट को मिला के आपके यहाँ पे अंक निर्धारित किए हैं 80 मार्क्स, ठीक है। 80 मार्क्स आपको यहाँ पे निर्धारित करे हैं, जिसमें आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और आपकी राजस्थानी लैंग्वेज यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें कि आपका जो भूगोल है, ठीक है, वो भूगोल, उसमें कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। भूगोल में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, बात करेंगे राजस्थान का पहले भौगोलिक स्वरूप, ठीक है। आपका जो भौगोलिक स्वरूप है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपका यहाँ पे मानसून तंत्र आ जाता है, ठीक है, किस तरह से आपका मानसून यहाँ पे एक्टिव होता है, ठीक है, और किस तरह से उनमें परिवर्तन आता है। जलवायु की बात करेंगे कि जलवायु का परिवर्तन आपके किस तरह से चेंज होता है पूरा साल भर का, ठीक है। अफवाह तंत्र की बात करेंगे, अफवाह तंत्र में दोस्तों कौन कौन सी चीजें आएंगी, यहाँ पे झीलें आ जाएंगी, कितने प्रकार की झीलें हैं, कौन से जिले में कौन कौन सी झीलें हैं, ठीक है। साथ में नदियां हैं, कितनी प्रकार की नदियां हैं, ठीक है, आपके अंतःप्रवाह नदियां हैं, ठीक है, कौन सी ऐसी नदियां जो अरावली पर्वत से निकलती है, ठीक है। और बांध, जो नदियां हैं उनपे कौन कौन से बांध बने हैं, कौन से बांध किस जिले में है, एनीकट कहाँ कहाँ बने हुए हैं, और जल संरक्षण की कौन कौन सी विधियां, ठीक है। दोस्तों आप जो राजस्थान की तैयारी करते हैं, ठीक है, उनको ज्योग्राफी का सारी चीजें पता होती है, ठीक है, कि आपका यहाँ पे पूरा राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र में पूरा रेगिस्तान है, ठीक है, यानी वहां पानी की बहुत कम उपलब्धता है। तो दोस्तों वहां पे जो कभी कभार बरसात होती है, ठीक है, तो वहां जल संरक्षण की विधियां अपनाई जाती है, ठीक है। चाहे अपन चूरू की बात करें, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, वहां पे कुछ ना कुछ तकनीकें अलग अलग जगह अपनाई जाती है और उन विधियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वो चीजें आपको देखनी है। साथ में जो विधियां और जो टेक्निक अपनाई जाती है, ठीक है, वो एक तो परंपरागत, गैर परंपरागत आपकी पुरानी विधियां भी है, ठीक है, और नई विधियां भी जिनको टेक्नोलॉजी के द्वारा आपका यहाँ पे जल संरक्षण किया जाता है। इसके बाद में आपका यहाँ पे
आपका यहाँ पे आएगा वन संपदा। ठीक है दोस्तों, वन संपदा को आपको एक करंट के नॉलेज से भी आपको तैयार करना है। ठीक है, आपका 2-3 वर्ष बाद में एक वापस नीति तैयार होती है, वापस डाटा इकट्ठा होता है कि आपके किस जिले में कितनी वन संपदा होगी। ठीक है, आरक्षित है, अनारक्षित है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे वन संपदा में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, साथ में वन्य जीव जंतु। ठीक है, कितने वन्य जीव जंतु है, कौन से जिले का, कौन से जिले में कौन कौन से वन्य जीव जंतुओं की अधिकता है। ओके, और साथ में उनसे रिलेटेड कोई अधिनियम ये पारित हुए हैं लेटेस्ट में या पुराने जो अभी तक कायम है, तो उनके बारे में। साथ में वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य। ठीक है, यानी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या क्या अधिनियम बने हुए हैं, क्या क्या चीज जो आपके कंजर्वेशन रिजर्व बने हुए हैं, अभ्यारण्य कौन कौन से बने हुए हैं, कितने प्रकार के हैं। ठीक है, उनमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, नए भी कोई बने हैं। ठीक है, इन सारी चीजों की नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आएगी मृदा। ठीक है, मृदा से संबंधित कितने प्रकार की मृदा होती है, किस जिले में किस प्रकार की मृदा है। ठीक है, और साथ में उनकी जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है मृदा स्पेसिफिक, है ना, उसके बारे में पता करना है कि किस मृदा, कौन सी मृदा किस फसल के लिए आपके लिए उपयोगी रहती है। ठीक है, मृदा का संरक्षण किस तरह से उपयोग किया जाता है। मान लो कहीं किसी जगह ज्यादा बारिश होती है तो दोस्तों वहां मृदा का कटाव हो जाता है, उसको कटाव को रोकने के लिए क्या क्या विधियां अपनाई जाती है, तो दोस्तों वो संरक्षण में आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे अपन प्रमुख फसलें। ये आपके राजस्थान में प्रमुख फसलें कौन कौन सी है। ठीक है, आपका रबी, जायद और खरीफ, ये कौन कौन सी फसलें होती है, इनका टाइमिंग क्या रहता है, और राजस्थान में किस जिले में कौन सी फसल ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, जितना उत्पादन होगा तो दोस्तों राजस्थान में कितने नंबर पे है, राजस्थान उन फसलों के मामले में इंडिया में कितने नंबर पे, ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनके संदर्भ में आपका जो बजट तैयार होता है उसमें भी आपके यहाँ पे देखने को मिलेगी कितना बजट अलॉट होता है किस सेक्टर में, इसका भी करंट के हिसाब से आपको तैयार करना होता है। फिर आ जाता है जनसंख्या। ठीक है, तो दोस्तों जनसंख्या एक ऐसा टॉपिक है जो आपको राजस्थान की प्रत्येक एग्जाम, चाहे वो कोई सी भी हो, छोटी से लेकर बड़ी तक, प्रत्येक एग्जाम में आपको जनसंख्या का टॉपिक देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं वापस बोल रहा हूं, आपको जनसंख्या का टॉपिक आपके प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेगा राजस्थान की, चाहे कोई सी भी हो, आरपीएससी ने अगर कोई एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, या अधीनस्थ बोर्ड, या फिर आपका पर्टिकुलर कोई विभाग है अगर अपनी कोई एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, तो दोस्तों जनसंख्या का मामला वहां पे बिल्कुल आएगा। ठीक है, यानी आपको जनसंख्या के जितने टॉपिक है, ठीक है, आपको बिल्कुल रट के रखने, रटो समझो कुछ भी करो, यानी आपका वो प्रत्येक एग्जाम में आएगा, आपका छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, आपका जनसंख्या के मामले में यहाँ पे 3 चीजें ज्यादा पूछी जाएगी, यानी 3 चीजों पे ज्यादा जोर दिया जाएगा, प्रायोरिटी रहेगी। एक तो घनत्व, ठीक है, घनत्व, जनसंख्या घनत्व कितना है। ठीक है, आप जिलों के हिसाब से कम किस में है, ज्यादा किस में है, उनका बढ़ता हुआ क्रम, उनका घटता हुआ क्रम। ओके, साक्षरता, साक्षरता कहाँ की अधिक है, ठीक है, किन जिलों की साक्षरता अधिक है और किन जिलों की कम है। साथ में लिंगानुपात, इसमें भी यही, किन जिलों में जो लिंगानुपात है सबसे कम है, सबसे ज्यादा है, उनका बढ़ता हुआ क्रम, उनका घटता हुआ क्रम। तो दोस्तों आपके जनसंख्या वाले टॉपिक में यही चीज देखी जाती है कि आपकी ये जो टॉपिक है, जो स्पेसिफिक करा है यहाँ पे, घनत्व है, साक्षरता है, लिंगानुपात है, इनको स्पेसिफिक आपको पढ़ना है, इनके जो डाटा है वो याद करना है, उनके क्रम है उनको देखना है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है राजस्थान की आपकी जनजातियां और उनके क्षेत्र। ठीक है, अब राजस्थान में जनजातियां कौन कौन सी है, ठीक है, मीणा, भील, गरासिया। ठीक है, ये और आपके उनके क्षेत्र कौन कौन से, यानी वो राजस्थान में किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास कर रही है, ये भी आपको चीज जानने की जरूरत है। और दोस्तों तैयारी करने का एक बड़ा अच्छा तरीका ये है कि आप जैसे मान लो ये आपकी जनजाति है, ठीक, जनजाति आपका टॉपिक है, तो दोस्तों जनजाति, पहले क्वेश्चन ये आएगा जनजाति कौन सी जनजाति है, ठीक है, कौन कौन सी जनजातियां राजस्थान में निवास करती है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, अब जो जनजाति है, मान लो मीणा ले लो, है ना, अब मीणा है वो कहाँ पे रहते हैं, भील है कौन से क्षेत्र में रहते हैं सबसे ज्यादा राजस्थान में। ठीक है, ऑल ओवर राजस्थान में तो रहती है, पर उनकी अधिकता है, उनका जो मूल है वो कहाँ का है। ठीक है, और साथ में उनका क्या कल्चर है। ठीक है, सभी आपकी जो जनजाति रहती है उनका एक कल्चर होता है। ठीक है, जैसे सबका अपने किसी भी तरह वो क्षेत्र में देख लो आप, सभी जगह का, है ना, और सभी जातियों का एक अलग कल्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जनजातियां, इनको विकास करना होता है। तो दोस्तों जो भारत सरकार है और राजस्थान सरकार सभी जनजातियों के विकास में अपना नई नई योजना लाती है, उनके लिए कई बहुत कुछ चीजें करती रहती है। तो दोस्तों उनसे रिलेटेड जो आपकी कल्चर है, पहनावा है, आपके लोक संगीत है, उनके द्वारा कोई फेमस गीत है, ठीक है, गीत है, और आपके गायन से लिए, और कौन कौन वहां से ऐसे प्रमुख व्यक्तित्व है, मेल फीमेल, जो उभर के एक विश्वविख्यात प्राप्ति करी है, जिन्होंने राजस्थान के लिए स्तर पे, इंडिया के स्तर पे और विश्व के स्तर पे, वो चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी जरूरी है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कनेक्टेड मिलेगी, इसलिए आप जो भी टॉपिक तैयार करो, पढ़ो, उनको इंटर कनेक्ट करके पढ़ा किया करो, जिससे आपका चीजें हैं एक टॉपिक के हिसाब से आपके 3-4 टॉपिक एक साथ कवर हो सके। अब आते हैं, अब आता है आपका धात्विक और अधात्विक। ठीक है, आपके यहाँ पे पूरे राजस्थान में, ऑल ओवर इंडिया में सब जगह आपके धात्विक अधात्विक खनिज मिलते हैं। पर्टिकुलर राजस्थान में आपके कौन कौन से धात्विक और अधात्विक खनिज मिलते हैं, ठीक है, उनकी उपलब्धता कहाँ कहाँ पे है, किन जिलों में है, और अधिकता कहाँ पे,
साथ में उनका उत्पादन किस जिले में ज्यादा होता है, ठीक है, और उनका भंडारण कहाँ होता है, ये चीजें आपकी देखनी होती है। और साथ में अगर कोई ऐसी नई जगह है जहां उनका नई खोज हुई है, नई भंडारण जगह है या नया उत्पादन ज्यादा हो सकता है, तो दोस्तों ये आपके करंट के हिसाब से महत्वपूर्ण है। इसके आगे आता है आपका यहाँ पे ऊर्जा संसाधन आता है, ठीक है, ऊर्जा संसाधन आ जाएगा। ऊर्जा संसाधन में आपके गैर परंपरागत हो जाते हैं, है ना, और परंपरागत और गैर परंपरागत, है ना, यानी ऊर्जा के जो संसाधन है, कहां से हमको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जो आपको उद्योग में, घरेलू उद्योग में और आपके उद्योगों में यहाँ पे काम आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से उनकी क्या क्या विधियां हैं, ठीक है, और साथ में क्या क्या इनोवेशन हुई है, क्या क्या टेक्नोलॉजी अपनाई गई जा रही है, ठीक है, वो चीजें आपको यहाँ पे ऊर्जा के संसाधन में देखने को मिलेंगे। फिर लास्ट में यहाँ पे दोस्तों आप देखने को मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर्यटन, ठीक है। पर्यटन टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका जो पर्यटन स्थल है राजस्थान में कौन कौन से, ठीक है, और कौन से पर्यटन स्थल की कितनी अधिक ज्यादा वो उपलब्धता है, यानी उपलब्धता के सेंस में ये लीजिए कि कौन सा ऐसा पर्यटन स्थल है जहां विदेशों से पर्यटन ज्यादा आता है, ठीक है, उनसे जो आपका रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो कौन सा ऐसा है, फेमस कौन सी जगह है, ठीक है, वो चीजें, और कौन से जिले में है, जिले के अंदर कौन सी तहसील में है अगर फेमस है तो, ठीक है। साथ में यातायात के कौन कौन से साधन उपलब्ध है, ठीक है, उनमें क्या क्या नए नवाचार हुए हैं, ठीक है, ये चीजें अपनाई गई है, और उनके यातायात के संबंधित क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा हुई है और क्या क्या चीजें उनके लिए साधन है, वो चीजें। इस तरह से आपका यहाँ पे ज्योग्राफी का है वो पूरा सिस्टम हो जाता है, ठीक है। ज्योग्राफी रिलेटेड आपका पूरा यहाँ पे टॉपिक देख लिए आपने, ठीक है, जितने आपके ज्योग्राफी के यहाँ पे टॉपिक थे, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे आपका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, यानी आपका हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, वो आपको यहाँ पे पहले देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको इतिहास और संस्कृति की बात करेंगे अपन। इतिहास और संस्कृति में दोस्तों बात करेंगे पहले आपकी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, ठीक है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। अब दोस्तों तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको जो सिलेबस में दिया गया होता है उसी पे भी फोकस करिए, ठीक है। इसमें सभ्यताएं नाम दे दिए आपको, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट, ठीक है, ये आपको 5 सभ्यता दे दी है आपको। आपको पहले से जो तैयारी करनी होती है वो इसी बेस पे करनी होती है जो सिलेबस में दिया है। आपको कालीबंगा के बारे में जानना है, ठीक है, आहड़ के बारे में जानना है, गणेश्वर, बालाथल, बेराट, ठीक है, इन 5 सभ्यताओं के बारे में आपने जितनी जानकारी इकट्ठी कर ली, अब इनके इंटरकनेक्टेड जो आसपास की जो चीजें हैं, नॉलेज है, ठीक है, वो भी आपको चीजें तैयार करनी है, ठीक है, जो इनसे रिलेटेड हो, वो तभी आपका जो सभ्यता है वो क्लियर होता है। और जो क्वेश्चन अगर इधर उधर से भी टच में आ जाए जिनका कनेक्शन इन सभ्यताओं से, ठीक है, चाहे वो नदी हो या इन सभ्यताओं के आसपास जो आपके नगर महानगर विकसित हुए हैं उनसे रिलेटेड हो, ठीक है। इसके बाद में आपकी जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई है, ठीक है, पहले वो ध्यान रखना है, उनका सन ध्यान रखना है, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हो गई, ठीक है, उनका सन ध्यान रखना है, कारण क्या था, ठीक है, और क्या क्या चीजें हुई उनसे, कारण उपलब्ध, ठीक है, ये चीज। प्रमुख राजवंश कौन कौन से, ठीक है, राजस्थान में प्रमुख राजवंश कौन कौन से हैं, और उन राजवंश में कौन कौन से राजा महाराजा हो चुके हैं, उनमें कौन कौन सी लड़ाइयां हुई है, कौन किसके समकालीन था, ये सारी चीजें आपको प्रमुख राजवंश में देखने को मिलेगी। और दोस्तों इसमें भी राजवंश बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है, उनकी जो डिटेल है हर एक राजा की बहुत सारी कहानियां होती है, ठीक है, उनकी हिस्ट्री अलग रही हुई है। तो दोस्तों आपको तैयार कैसे करना है ये राजवंश, आपको पर्टिकुलरली कम से कम 5 राजवंश ले लेने, ठीक है, उन 5 राजवंश में भी पर्टिकुलर कोई राजा है, ठीक है, या पर्टिकुलर कोई चीजें घटित हो चुकी है, उन्हीं के बारे में पूरा चीजें पढ़नी है आपको, पूरी कंप्लीट नहीं लेनी। चाहे आप 3 ही राजवंश ले लीजिए, ठीक है, 3 राजवंश ले लीजिए, उसी को ही कंप्लीट पढ़ लीजिए, तो दोस्तों तैयारी अच्छी होती है। चाहे आपको कम टॉपिक पढ़े हुए हो पर आपको उस पर कंटेस्ट आपको कमांड होनी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में जो राजवंश पढ़ो उनकी प्रशासनिक और साथ में उनकी राज व्यवस्था किस प्रकार थी, ठीक है, उन चीजों पे नॉलेज रखनी है। इसके बाद में स्थापत्य कला पे आ जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर पे आ गया टॉपिक, जिसमें आपके राजस्थान में कितने किले हैं, कौन कौन सी जगह है, स्मारक कौन कौन से रहे हैं, बावड़ी कौन कौन सी रही है, ठीक है, और हवेलियां, ये आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है, और कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, किस जिले में किस तहसील में लोकेटेड है, इस जिले में, ये प्रकार की आपको पूरी नॉलेज रखनी है, ठीक है। पहले आपको बेसिक नॉलेज रखनी है कि कौन सा किला, स्मारक, हवेली, ठीक है, और बावड़ी कौन सी जगह है, ठीक है, राजस्थान के कौन से जिले में है और कौन से जिले की कौन सी तहसील में है, और उनसे संबंधित अगर कोई हिस्ट्री से कोई कनेक्शन है किसी राजा महाराजा का, तो दोस्तों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपको यहाँ पे इंटरकनेक्टेड कोई जीके तैयार करने में। इसके बाद में मेला, कौन सी जगह का मेला प्रसिद्ध है, ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है, त्योहार, कौन सी जगह का त्योहार ज्यादा प्रसिद्ध है, क्या नाम है, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य, ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर हर क्षेत्र का आपका जिले वाइज तहसील वाइज अलग अलग होता है, फेमस अलग अलग होते हैं, वो चीजें आपको यहाँ पे
कंठस्थ करनी है। सांस्कृतिक परंपराएं कितनी है और विरासत कौन कौन सी है, ठीक है। धार्मिक आंदोलन कौन कौन से हैं, ठीक है। यानी पहले के टाइम पे जब जागरण हुआ था, नवजागरण हुआ था, तो उस समय आंदोलन चले थे, अलग अलग आंदोलन चले थे। एक उनमें से धार्मिक आंदोलन भी था, ठीक है। उनमें आपके जो प्रमुख संत रहे हैं, प्रमुख लोक देवता रहे, ठीक है। आपके संतों की बात करें तो दोस्तों बहुत सारे संत रहे हैं जो अपने काल में ये इन धर्मों के संदर्भ में अलग अलग जागरण हुए हैं, ठीक है। लोगों का जागरण करवाया, ठीक है, धार्मिक संबंधी। साथ में महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक स्थल रहे, ठीक है, वो देख लो। प्रमुख व्यक्तित्व जो आपका यहाँ पे हिस्ट्री में रहे हैं, आपके जितने आंदोलन है उनमें उनका योगदान रहा है, ठीक है, उनका नाम, ठीक है, उनसे संबंधित अगर कोई घटना है तो वो चीजें, ओके। इसके बाद में आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, वस्त्र एवं आभूषण, ठीक है। आपका मेल फीमेल, ठीक है। एक मेल के क्या क्या वस्त्र होते हैं, क्या नाम होता है, ठीक है। एक फीमेल के कौन कौन से वस्त्र होते हैं, और साथ में आपका वहां पे जो आभूषण पहनी जाती है, मेन आपका यहाँ पे आभूषण होता है, ठीक है, आभूषण होता है। जब फीमेल की बात करते हैं, स्त्री की बात करते हैं, तो उनका जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनता है पेपर में आभूषणों के ऊपर बनता है कि जो आभूषण है वो सिर पे कौन सा आभूषण होता है, आपके कान पे, गले में, हाथ में, कलाई में, पैर में और उंगलियों में, ठीक है। ये बहुत सारे आभूषण होते हैं। आपका काफी जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनको ये बुक्स में भी मिल जाता है, और आपकी एनसीईआरटी है राजस्थान वाली, उसमें भी ये चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चित्रकलाएं कौन कौन सी है और हस्तशिल्प कौन कौन सी है। चित्रकलाओं की आपको बहुत पहले से आपकी जो स्वतंत्र आंदोलन थे उसके बाद में काफी स्कूल्स थी, ठीक है, चित्रकला संबंधित, वो कौन कौन सी है, कब ओपन हुई, ठीक है, किस महाराजा या किस सीएम, आपका मुख्यमंत्री और राजप्रमुख उनके काल में हुआ है। हस्तशिल्प, किस जिले की हस्तशिल्प फेमस है और किस लिए फेमस है और कौन सी फेमस है, ठीक है। और 1857 की क्रांति, ठीक है दोस्तों, इस चीज को बहुत ध्यान रखना है। 1857 की जो क्रांति है उसमें राजस्थान का क्या योगदान रहा, ठीक है, राजस्थान का क्या योगदान रहा। साथ में उसमें जनजाति, जो राजस्थान की जनजाति है, और किसान आंदोलन, उनमें क्या प्रभाव पड़ा, और जो आंदोलन हुए इनका जो 1857 की क्रांति है इनमें क्या प्रभाव पड़ा, दोनों का एक दूसरे पे जो प्रभाव है, ठीक है। और क्या आपका वहां पे जो पॉजिटिव आपका रिजल्ट मिला वो भी चीजें देखनी है, और जनजातियों के मामले में क्या बदलाव देखने को मिले, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मैंने बोला, एक जनजाति कहाँ रहती है, क्या नाम है, ठीक है, उनके जो कल्चर है वो कैसा है, पहनावा, ठीक है, वो गायन शैली, साथ में उन्होंने उनके संदर्भ में अगर कोई आंदोलन हुए तो वो चीज, किसान आंदोलन से संबंधित सारी किसान चीजें, हर क्षेत्र के अलग अलग आंदोलन हुए, वो चीजें कारण भी याद रखना आपको, ठीक है। अब आता है यहाँ पे लास्ट है प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण। तो दोस्तों ये जो आपके 2 पॉइंट है, ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से, 1857 की क्रांति, ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, और आपका प्रजामंडल और एकीकरण, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक है आपको प्रत्येक एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे से एक ही क्वेश्चन क्यों ना हो, और जो क्वेश्चन आएगा बहुत ईजी आएगा, ठीक है। आपका पढ़ा पढ़ाया होगा, बस आपको रिविजन की जरूरत होती है, ठीक है। इसके बाद में राजस्थानी भाषा की बात करते हैं। राजस्थान की भाषा में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, आपको आपकी क्षेत्रीय बोलियां आ जाएगी कि आपकी किस क्षेत्र में कौन कौन सी बोली जाती है, हाड़ौती, ढूंढाती, ठीक है। इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोलियां आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में कृतियां कौन कौन सी है, ठीक है, कौन कौन से ग्रंथ साहित्य लिखे गए हैं, और साहित्यकार कौन कौन से, ठीक है, दोनों है, दोनों इंटरकनेक्टेड है। साहित्यकार कौन कौन से हुए हैं राजस्थान के, उनके द्वारा कौन से ग्रंथ, कौन से साहित्य रचे जा चुके हैं, जिनकी रचनाएं करी हुई है, ठीक है। और संत साहित्य, संतों के द्वारा कौन कौन सा साहित्य और ग्रंथों की रचना हुई है, लोक साहित्य कौन कौन से हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पे टॉपिक हो गया पहला, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिले थे, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे आपका यहाँ पे राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जो आपका सेकंड पॉइंट रहने वाला है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें राजस्थान का आपका सामान्य ज्ञान आएगा, शैक्षिक परिदृश्य आएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय, ठीक है दोस्तों। ये आपका पहला पॉइंट, और ये आपका सेकंड पॉइंट, ये आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के सिलेबस में कॉमन रहेगा, ठीक है। और प्रत्येक सब्जेक्ट की जो एग्जाम है वो अलग अलग रहेगी, अलग डेट को रहेगी, अलग शिफ्ट हो सकती है, ठीक है दोस्तों। वापस बता रहा हूं, आपकी प्रत्येक सब्जेक्ट की जो 17 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के बीच में कंडक्ट हो रही है, उसी में आपका L1 का एग्जाम लगेगा, ठीक है, और उसी में ही आपका L2 का एग्जाम लगेगा, और L2 में भी आपके प्रत्येक सब्जेक्ट की या तो शिफ्ट अलग हो जाएगी और दिन अलग हो जाएगा, ठीक है। और उनमें भी आपका जो ये पहला और दूसरा पॉइंट है वो कॉमन रहने वाला है, सभी सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट है उनमें ये टॉपिक कॉमन रहेंगे, ठीक है। अंतर किस चीज का रहेगा, आपका सब्जेक्ट के क्वेश्चन ही अंतर आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपका वो मार्क्स और ये मार्क्स अलग है, और साथ में यही जो ऐसे टॉपिक है जो आपको हर सब्जेक्ट के अंदर कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। इसके मार्क्स जो देखेंगे 50 अंक निर्धारित करे हैं इसमें, ठीक है। साथ में टॉपिक बात करते हैं सबसे पहले सामान्य ज्ञान की, कि जो सामान्य ज्ञान है राजस्थान का, उसमें कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहली बात, प्रत्येक चिन्ह आ जाएगा। राजस्थान में
किस जिले का क्या प्रतीक चिन्ह रहा है, ठीक है, वो याद रखना है। ठीक है, साथ में राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं ना, जो करंट से संबंधित है, ठीक है, और किसी न किसी क्षेत्र के लिए, किसी न किसी वर्ग के लिए, ठीक है, आपकी जो फ्लैगशिप योजना है वो चली आ रही है, ठीक है, वो चरणों में हो सकती है, पहले चरण, सेकंड चरण, ठीक है, वो चीजें याद रखनी है आपकी। साथ में प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हुए हैं, ठीक है, ज्यादातर आपके जो ये मान लो बीकानेर है, जयपुर है, आपका जोधपुर, जैसलमेर, इनमें मोस्ट ऑफ द अलग अलग अनुसंधान केंद्र हैं, ठीक है, कोई किसी क्षेत्र में, कोई किसी क्षेत्र में, कोई फसलों के संदर्भ में, कोई जीव जंतु के संदर्भ में, कोई रिसर्च के संदर्भ में, ठीक है। इसके अलावा धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, आपके मंदिर आ जाते हैं इसमें, ठीक है, मंदिर है, कोई लोक देवताओं का स्थान है, ठीक है, या फिर कोई संतों का स्थान है, तो वो धार्मिक स्थल वहां पे आ जाएंगे। उसके अलावा प्रमुख खिलाड़ी आ जाएंगे। राजस्थान में जो जितने भी खेल चलते हैं, ठीक है, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है, इनमें आपके कौन कौन से खिलाड़ी हैं, किस खेल से संबंधित है, उन्होंने जिला स्तर, राष्ट्रीय स्तर और वैश्विक स्तर पे किस टूर्नामेंट में क्या पदक हासिल करा है ना, और उन्होंने टोटल उस जो टूर्नामेंट है, ठीक है, ओलंपिक, वो चाहे ग्रीष्म ओलंपिक ले लो, शीत ओलंपिक ले लो, या आपके पूरे साल भर में बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट होते रहते हैं पर्टिकुलर खेल के संबंधित, तो उनमें किसने गोल्ड लिया है, किसने सिल्वर अर्जित किया है, तो ये सारी चीजें आपके करंट से संबंधित हो जाती है। और ठीक है, और किन कैंडिडेट को, यानी किन खिलाड़ी को आपको वहां पे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है, जो खेल से संबंधित रहता है। साथ में आपके वहां पे खिलाड़ियों को किसी को पद्म भूषण, पद्म भूषण, है ना, ये चीजें प्राप्त हो चुके हैं, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, वो उनका नाम यहाँ पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है, और वो चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है, जो पहले के हैं और जो लेटेस्ट है, दोनों याद रखने। प्रसिद्ध नगर कौन कौन सा है और स्थल, ठीक है, कौन कौन से नगर है, कौन कौन से स्थल है प्रसिद्ध, जो पुराने हैं और नए हैं। इसके अलावा प्रमुख उद्योग कौन कौन से आ जाते हैं, ठीक है, उद्योगों का जो स्थान है, किस स्थान पे कौन सा उद्योग है, किस चीज के लिए फेमस है। ठीक है, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, यानी आपका राजस्थान में, ठीक है, यहाँ पे आपका सीएम से लेके, ठीक है, आपका पार्षद, सीएम, ठीक है, एमएलए, सभी को एक जो संगठन होता है, किस तरह से इनका जो कनेक्शन होता है, प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से होती है, ठीक है, वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। कितने सीएम हुए पहले जो आपको स्वतंत्रता मिली, ठीक है, वहां से लेके अब तक कितने सीएम बन चुके, ठीक है, उनका कार्यकाल किसका कितना लंबा है, कितना छोटा है कार्यकाल, ठीक है। साथ में आपका वहां पे राज्यपाल कौन कौन से रहे हैं, उनके सचिव और सचिवों कौन कौन से रहे हैं, और किन जो सीएम है, राज्यपाल है, ठीक है, अगर उनमें उनके काल में कोई ऐसी चीजें हुई है जो एक हिस्ट्री से संबंधित, एक राजनीति से संबंधित, एक महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों वो भी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और उनका बड़ा जो क्रम है, चाहे वो मुख्यमंत्रियों का क्रम हो, ठीक है, राज्यपाल का क्रम हो, ठीक है, सचिव का क्रम हो, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जन कल्याणकारी योजनाएं, ठीक है, यानी लोगों के लिए जो सरकार है, चाहे केंद्र सरकार ले लो या फिर आपकी राजस्थान सरकार, पर यहाँ पे राजस्थान के स्पेशल में संदर्भ में बात करेंगे, राजस्थान की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो कौन कौन सी है, पहले कौन सी चलती थी और उनका क्या नाम, क्या परिवर्तन हुआ है, ठीक है, उनका क्या एक्सटेंड हुआ है, कितने चरणों में थी, अगर वो फेमस है किसी क्षेत्र विशेष के लिए, ठीक है, और अभी कोई ऐसी जो योजनाएं जो जन कल्याण के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण रखती है, तो वो चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों शैक्षिक परिदृश्य की बात करेंगे, ठीक है, शैक्षिक परिदृश्य की, इसमें आएंगे आपके कौन कौन से टॉपिक। पहला आएगा शिक्षण अधिगम के नवाचार, कौन कौन से नवाचार हुए हैं शिक्षण अधिगम में, ठीक है, और राज्य में, राजस्थान राज्य में केंद्र और राजस्थान सरकार की जो भी विद्यार्थी संबंधित कल्याणकारी योजनाएं चल रही है और पुरस्कार चल रहे हैं, ठीक है, आपका यहाँ पे राज्य में, राजस्थान राज्य में आपका राज्य और एक सरकार राज्य को मिला के और केंद्र को मिला के जो एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है, जो योजनाएं चल रही है, ठीक है, किस क्षेत्र में चल रही है, अगर स्कूल स्तर पे है, स्कूल में भी किन क्लासों से संबंधित है, ठीक है, और उनके लिए क्या क्या पुरस्कार है, ठीक है, क्या पुरस्कार दिया जाता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय का प्रबंधन कैसे करना है, और उनसे संबंधित अगर कोई समितियां बनती है, कोई प्रोविजन है कि एक विद्यालय का प्रबंधन करने में ये समिति बनेगी और इस समिति के जो सदस्य है वो इस तरह से रहेंगे, ठीक है, उनकी ये पावर रहेगी, ठीक है, उनके ये उद्देश्य रहेंगे, तो दोस्तों वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके बाद में आएगा आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसको मार्क कर लीजिए, इससे के संबंध में आपका क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो 2 हो 3 हो, ठीक है, इसके संदर्भ में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि आपका जो ये 2020 आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ठीक है, इनका क्या नया इसमें बदलाव हुआ है, ठीक है, और इन बदलावों से आपकी जो एक स्कूली शिक्षा है, एक विद्यालय पे क्या असर पड़ा है, क्या बदलाव देखने को मिले हैं, ये चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में लास्ट अपन देखेंगे कि जो आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है, ठीक है, ये क्या रहे और इसमें क्या टॉपिक आने वाला है। तो दोस्तों आपका जो निःशुल्क
और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है। ठीक है, इसमें आपको दो अधिनियम देखने को मिलेंगे। एक तो आपका 2009 का अधिनियम, ठीक है, 2009 का अधिनियम, और साथ में आपका 2011 का अधिनियम। ठीक है, ये दो अधिनियम है जिनमें आपके क्या प्रावधान दिया हुआ, ठीक है, प्रावधान के साथ में उन प्रावधानों को कैसे क्रियान्वित करना है आपकी जमीनी स्तर पे, वो चीजें देखनी है। ठीक है, जमीनी स्तर पे क्या प्रावधान है और उनको क्रियान्वित करने की क्या क्या प्रोसेस है, क्या विधियां हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 2009 का ऊपर दिया गया था, ये 2011 का आ गया। ठीक है, 2011 का यहाँ पे दे दिया गया है। दो नियम है आपके अधिकार अधिनियम, किससे संबंधित, राजस्थान के निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। दो है 2009 2011, उनके प्रावधान है, उनके प्रावधान के बाद में उनकी क्रियान्विति कैसे करिए। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है राजस्थान के मान्यता प्राप्त जितने भी निजी विद्यालय है उसमें निःशुल्क प्रवेश, यानी आपका RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट उससे संबंधित है। पहले आपके जो सरकारी स्कूल थे वहीं पे एडमिशन मिलते थे सभी को, है ना, एक बिल्कुल नाम मात्र आपकी फीस होती थी कहीं, है ना। उसके बाद में आपको निजी स्कूलों में यानी प्राइवेट स्कूल में भी वहां पे एडमिशन देने लग गया। किसके तहत, RTE के तहत, जिसमें एक हर के जो घर का एक बच्चा है वो भी एक प्राइवेट स्कूल, अच्छे से अच्छे स्कूल में भी प्रवेश ला सकता है, प्रवेश ले सकता है और वहां पे अपनी स्टडी कर सकता है। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। लास्ट बात करेंगे आपकी सामायिक विषय यानी करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, करंट अफेयर्स में आपकी राजस्थान के संदर्भ में समसामयिक घटनाएं। ठीक है, अब समसामयिक घटनाएं आपकी जिले स्तर पे, ठीक है, आपके पर्टिकुलर कोई क्षेत्र है आपके तहसील स्तर पे, ठीक है, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकती है, पर वो राजस्थान की करंट अफेयर्स होने वाली है। और राज्य की जो भी विकास योजनाएं चल रही है, कौन सी अभिनव विकास योजनाएं, उनको क्रियान्वित करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, उसके बारे में, और उनके संदर्भ में जो अलग है, जो राष्ट्रीय स्तर से कनेक्टेड है, अंतरराष्ट्रीय स्तर से कनेक्ट है, वो सारी करंट अफेयर्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे मैंने बोला था कि अगर कोई चीजें इनोवेशन होती है, अगर वो कैंडिडेट या कोई चीज राजस्थान के संदर्भ में है, और साथ में स्पोर्ट्स की बात करें, खेलकूद की बात करें, अगर कोई कैंडिडेट राष्ट्रीय स्तर पे किसी टूर्नामेंट में, किसी ओलंपिक में, ठीक है, किसी भी चीज में अगर कोई पदक जीत के लाता है तो दोस्तों वो भी करंट अफेयर्स के अंतर्गत शामिल हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वो चीज थी जो आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में कॉमन रहने वाली है। ठीक है, ये जो टॉपिक है पहला और दूसरा, वापस बता देता हूं। ठीक है, वापस बता देता हूं आपको, यहाँ पे आपका यहाँ पे 50 मार्क्स, ठीक है, 50 मार्क्स देख सकते हो, 50 मार्क्स। ठीक है, साथ में आपका यहाँ पे 80 मार्क्स। ठीक है, ये जो मार्क्स है वो आपके कॉमन रहेंगे। ठीक है, कॉमन रहेंगे दोनों, 80 मार्क्स और 50 मार्क्स, चाहे सब्जेक्ट का सिलेबस कोई सा भी हो। ठीक है, आपका सब्जेक्ट के अंतर्गत जो विषय है वो तो अलग है, साथ में ये 2 पॉइंट है जो कॉमन मिलेंगे आपको। ठीक है, अब दोस्तों पर्टिकुलर जैसे जो वीडियो रहने वाला है आपका हिंदी और संस्कृत का रहने वाला है, लगभग पूरा जो 70% का आपका सिलेबस है वो जो कॉमन था वो मैंने क्लियर कर दिया गया है। अब आते हैं सब्जेक्ट पे, जो आपका सब्जेक्ट का वो है सिलेबस, वो क्या रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले आपका जो संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान है। जैसा कि बोला था हिंदी और संस्कृत की बात करेंगे, हिंदी पे ज्यादा फोकस करेंगे, संस्कृत वाले वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जो अपनी सब्जेक्ट है, क्योंकि हिंदी है, हिंदी में आराम में जो इजिली होता है, संस्कृत वाले स्टूडेंट वो इजिली समझ पाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उनके लिए वो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है, और जो अपने संबंधित कोई विद्यार्थी है, कोई टीचर है, ठीक है, तो उनसे वो सलाह मशवरा ले सकते हैं उस सब्जेक्ट के अंतर्गत। ठीक है, अब इसमें हिंदी की बात करते हैं, तो दोस्तों हिंदी में आप देख सकते हो, ठीक है, हिंदी में आप देख सकते हो आपका हिंदी वर्णमाला क्या ज्ञान आता है, किस तरह की आपकी वर्णमाला रही है, ठीक है, कैसे उनका विकास हुआ है, ठीक है, उनसे संबंधित जो भी आपकी बेसिक जानकारियां, वो फिर शब्द विचार आ जाता है। अब शब्द विचार में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण, क्रिया, अव्यय। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। इसके बाद में विकारी शब्द आ जाते हैं। विकारी शब्द में कौन कौन से आएगा, आपका लिंग आ जाएगा, वचन, काल, कारक, वाच्य और विकारी शब्दों का जो रूपांतरण होता है वो चीज। ठीक है, शब्दों का प्रकार आ जाएगा, प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पे कौन कौन से आपके शब्दों के प्रकार होंगे, रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे। ठीक है, अर्थ के आधार पे यहाँ पे आपके एकार्थी है, अनेकार्थी है, विलोम है, पर्यायवाची है। ठीक है, अब दोस्तों जनरल जो अगर कोई एग्जाम होती है उसमें अगर हिंदी का कोई सिलेबस आता है तो आपको नॉर्मल यही देखने को मिलेगा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, आपके अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, आपका संधि, समास, उपसर्ग, ठीक है, मुहावरे, लोकोक्ति, ये आपके कम से कम 7-8 ऐसे टॉपिक होते हैं जो कॉमन होते हैं अगर किसी एग्जाम के जो सिलेबस में ये आ रहे हैं तो। पर दोस्तों ये पर्टिकुलर हिंदी जो विद्यालय विषय का ज्ञान है उसके संदर्भ में है, तो दोस्तों ये बिल्कुल डेप्थ में आएगा। ठीक है, पहले बोल रहा हूँ तो आपके डेप्थ में आता है, आपको जितने टॉपिक है बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करने। ठीक है, अब इसमें और क्या आएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, जिसे इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, शब्द युग्म आ जाएगा।
ठीक है, यानी किस शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। आपके जो वर्ड होते हैं वो लगभग सेम होते हैं, ठीक है, लगभग होते हैं, कंप्लीट नहीं होते, उनका अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। अब जैसे कुल है, कुल में एक छोटी मात्रा होती है, एक बड़ी मात्रा वाले शब्द होता है, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है, ठीक है। इसके बाद में संधि आ जाएगी, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, इनके कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इनका यूज कैसे है, उनके उदाहरण कौन कौन से, ठीक है। शब्द शुद्धि आ जाएगा, ठीक है, आपको कोई सा भी रॉन्ग जो वर्ड होता है, शब्द होता है, वो दे देंगे, ठीक है, और बताना होगा कि कोई क्या ये सही है क्या गलत है, ऑप्शन दे देंगे 4, कौन सा वर्ड सही है वो चीज आपको देखनी है। वाक्य शुद्धि, ठीक है, आपको वाक्य संबंधी सेंटेंस दे देंगे, ठीक है, वो काल के आधार पे कोई गलत होता है तो इसलिए पहले दे देते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, जिससे आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज हो, और जब ये वाक्य शुद्धि शब्द शुद्धि की चीज आए तो आप इजिली यहाँ पे आपको क्रैक कर सके और अपना आंसर सही कर सको, ठीक है। वाक्य विचार पे आ जाते हैं, वाक्य विचार पे कि वाक्य के क्या अंग होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और उनका जो रूपांतरण होता है वो किस प्रकार होता है। विराम चिन्ह आ जाता है, विराम चिन्ह के कितने प्रकार होते हैं और उनका जो प्रयोग है वो किस तरह से होता है, ठीक है। इसके आगे आता है क्या चीज, आपका यहाँ पे मुहावरे आ जाएगी, लोकोक्ति आ जाएगी, जो आपको याद रखनी है, ठीक है। आप हर रोज सुबह चाहे से 10 या 15 या 20 सुबह और शाम का 2 टाइम स्लॉट अलॉट कर लीजिए, जो याद करने की है, चाहे वो विलोम शब्द हो, पर्यायवाची हो, ठीक है, अनिकार्थी हो शब्द हो, शब्द युग्म हो, ये चीजें आप फिक्स कर लीजिए, या सुबह और शाम चाहे 5-5 10-10, वो चीजें आपको याद रखनी है, रिवीजन करना है साथ में, तब जाके आपको एक महीने बाद में बहुत सारी चीजें एक साथ इकट्ठी याद हो जाएगी। शब्द शक्ति क्या होती है, अपठित गद्यांश, यानी अनसीन कोई अगर पद्यांश आता है तो उनका क्या भाव होते हैं, व्याकरण संबंधी उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन वहां पे पूछ लेंगे, ठीक है। अपठित पद्यांश आ जाएगा, गद्य पद होता है, ठीक है, उनके भाव और व्याकरण से संबंधित प्रश्न और परिभाषिक शब्दावली, ठीक है, यानी कोई वर्ड है हिंदी का, ठीक है, उसका अर्थ क्या है, इंग्लिश में उसको क्या बोला जाता है, ये चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे आते हैं, तो दोस्तों ये आपका हिंदी का सिलेबस हो गया है, ठीक है, हिंदी का सिलेबस। अब लास्ट संस्कृत की बात करी थी मैंने कि संस्कृत का और आपका यहाँ पे सिलेबस देखने को मिलेगा, ठीक है। जो आज का वीडियो है पर्टिकुलर आपका संस्कृत और आपका यहाँ पे हिंदी का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये संस्कृत है, ठीक है। आपका थोड़ा यहाँ पे है आधा, और आधे यहाँ पे स्क्रॉल करके आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और यहाँ पे फोटो खींच सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप आराम से आपका ये जो सिलेबस है संस्कृत संबंधी वो देख सकते हो। अंतर कुछ नहीं आता, जो आपका हिंदी में होता है वही लगभग सेम इसी में होता है, भाषा का फर्क है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो संज्ञा, ठीक है, संज्ञा आ रही है, ठीक है, बस भाषा का फर्क है, संधि, समास, ठीक है, सब में शब्द रूपांतरण, ओके, शब्दों का रूपांतरण आ गया, साथ में धातु रूपांतरण आ गई, प्रत्यय आ गई, ठीक है, अव्यय आ गई, उपसर्ग आ गया, ठीक है। जो आपकी चीजें आपको हिंदी में होती है वही आपके यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। समास में वही जो आपके प्रकार होते हैं इसमें भी वही प्रकार दिए गए, आपका यहाँ पे जो प्रत्यय होते हैं जितने प्रकार के होते हैं वही प्रकार आपका संस्कृत में देखने को मिलेगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे भी आपके कारक आ गए, ठीक है, छंद आ गया, ठीक है। आपके हिंदी में छंद जो इसमें इस सिलेबस में दिए गए नहीं है, पर आपका जो सेकंड ग्रेड टीचर है और फर्स्ट ग्रेड टीचर है वहां पे आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा, और ये टॉपिक आपको यहाँ पे संस्कृत में देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अलंकार आ जाता है, ठीक है, हिंदी वाक्य यानी आपका हिंदी से संस्कृत में अनुवाद और संस्कृत से हिंदी में अनुवाद, ठीक है। विशेषण आ चुका है, कारक, प्रत्यय, समास आधारित आपकी जो वाक्य है उससे संबंधित शुद्ध अशुद्ध शब्द और वाक्य, ठीक है, और आपके संस्कृत साहित्य संबंधित जो साहित्य हैं वो, ओके, क्या कौन कौन से महाकाव्य है, दृश्य काव्य कौन कौन से हैं, उनके नाम दे रखे, कालिदास, भैरवी, माघ, शीर्ष, इनसे संबंधित जो आपका पर्टिकुलर कोई टॉपिक है वो आपको पता होगा, ठीक है। इसके अलावा तो दोस्तों ये आपका संस्कृत और हिंदी का आपका पूरा सिलेबस हो गया है, ठीक है। मैं वापस आपको बोलना चाहता हूँ कि आपका जो हिंदी और सब्जेक्ट आपका संस्कृत है उसका पूरा डिटेल मैंने क्लियर कर दिया गया है। जो सिलेबस है, सिलेबस में जो सारी जानकारी थी, ठीक है, वो क्लियर कर दिए। जो टॉपिक आपको हिंदी में देखने को मिले वो लगभग 90% उसी संस्कृत में है, बस लैंग्वेज का फर्क है। और जो कॉमन आपका जो एक 80 मार्क्स का और 50% का कॉमन आपका जो टॉपिक आ रहे हैं वो दोस्तों सभी सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वापस आप देख सकते हो अपनी जो पदों का वर्गीकरण किस तरह से, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो आपका सिलेबस का दावा करा था हिंदी और संस्कृत दोनों मैंने क्लियर कर दी है, ठीक है। तो दोस्तों जो स्टूडेंट और कैंडिडेट अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, उनको सारी चीजें पता लग गई होगी। और जो कैंडिडेट बीच में वीडियो को स्किप कर देते हैं तो दोस्तों मैं आपसे वापस बोलना चाहता हूं कि वीडियो को बीच में स्किप ना करें, बीच में ना छोड़े, ठीक है। आप चाहे से स्पीड कर लीजिए वीडियो की, ठीक है, वीडियो की स्पीड कर लीजिए और फिर देख लीजिए, पर आप कंप्लीट वीडियो देखिए, उससे आपको सारी नॉलेज होगी, ठीक है, नॉलेज भी हो जाएगी, आपका टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों ज्यादा आप पूरे चीजें आपको बता दिए, ठीक है। और जो स्टूडेंट अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको पर्टिकुलर अपडेट
प्रत्येक वैकेंसी का आपको मिलता रहे, चाहे उसकी वैकेंसी का हो, उसकी आंसर की, एग्जाम डेट, आपका एडमिट कार्ड और साथ में वो रिजल्ट, ये सारे अपडेट आपको टाइम पे मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ठीक है। और हमारे साथ बने रहिए। और अगर कोई आपका सुझाव हो किसी पर्टिकुलर वैकेंसी से रिलेटेड, अगर वो चाहते हैं कि मैं इन पे पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं, तो दोस्तों वो भी कमेंट कर सकते हैं। और पूरे सिलेबस में या नोटिफिकेशन में अगर किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब आपको मिल जाएगा बहुत ही जल्दी, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, मिलता हूं नए अपडेट, नए नोटिफिकेशन के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।